हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये चैप्टर को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबाना ना भूले, क्योंकि बेल आइकन दबाने से नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो है ये हम लोग पढ़ना क्यों जरूरी है उसके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं साइंस का 3 ब्रांच होता है। साइंस का 3 ब्रांच क्या क्या है? बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, ये तीनों जो है साइंस का ब्रांच है। क्लियर है? तो ये तीनों जो है हम लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री डेट मीन्स व्हाट? केमिकल रिएक्शन। तो केमिस्ट्री में ही हम लोग को क्या पढ़ना है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ना है। तो ये हम लोगों को इस केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्यों पढ़ना है? ठीक है, बेसिकली बात ये आता है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा आप लोगों को, जिससे आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का केमिस्ट्री में क्या महत्व है। तो मान के चलिए कोई भी सोल्जर है, उन लोगों को हम लोग युद्ध लड़ने के लिए भेजते हैं। ठीक है, युद्ध लड़ने के लिए भेजते हैं तो उन लोगों के पास क्या होना जरूरी है? ऑब्वियसली गन का होना जरूरी है, विस्फोट का होना जरूरी है, तभी जाके वो युद्ध लड़ सकता है। तो उसी प्रकार से जब हम लोगों को केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में जानना जरूरी है। जब तक हम लोग इस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को नहीं समझेंगे तब तक केमिस्ट्री को समझना मुश्किल है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है? ठीक है, बेसिकली ये केमिकल रिएक्शन है क्या उसके बारे में हम लोगों को समझना है। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन जो है, कहने का मतलब सिंपल सा बात है, कोई भी सब्सटेंस रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा और ये न्यू सब्सटेंस का फॉर्म करता है न्यू प्रॉपर्टी के साथ, तो हम लोग उसको बोलेंगे व्हाट? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या है? द न्यू वैसा रिएक्शन जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्म्ड हो न्यू प्रॉपर्टी के साथ, तो उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। इज इट क्लियर? और एक चीज ध्यान रखिएगा, केमिकल रिएक्शन का 2 पार्ट होता है। ठीक है, पहला वो पार्ट होता है जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है एंड दूसरा वो पार्ट होता है जो केमिकल रिएक्शन के बाद फॉर्म्ड होता है। ठीक है, तो जो केमिकल रिएक्शन में भाग लिया उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। एंड जो बन गया उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। और ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अगर रिएक्टेंट साइड में 2 या 2 से अधिक केमिकल है तो उसको हम लोग प्लस से सेपरेट करते हैं। प्रोडक्ट में भी वही बात है, अगर 2 या 2 से अधिक केमिकल फॉर्म्ड होता है तो उसको हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं? प्लस से। दूसरा चीज क्या है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच एक एरो लगाया जाता है। ये एरो का साइन हमेशा प्रोडक्ट के तरफ होता है, या फिर यूं कहें कि ये हम लोग को एक रिएक्शन का डायरेक्शन दिखाता है कि इधर से रिएक्शन होके इधर शिफ्ट हो रहा है। क्लियर है? और एक चीज हमेशा जान लीजिए कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी मैटर है वो क्रिएट और डिस्ट्रॉय, ये दोनों नहीं होता है। ठीक है, कोई भी मैटर जो है कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो जाए तो उसमें ना ही तो वो क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा, बस हाँ न्यू सब्सटेंस बनेगा, लेकिन जो मैटर था उसी से रिलेटेड रहेगा। क्लियर है? तो इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो हम लोगों ने समझ लिया। अब बात आता है इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन का। तो कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या है? पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस डेट मीन्स व्हाट? कभी भी कोई रिएक्शन होता है तो उससे गैस इवॉल्व होता है। अगर गैस निकलता है तो हम लोग को समझ जाना चाहिए कि इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर डेट मीन्स व्हाट? जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होता है? कलर में चेंज आने लगता है। ठीक है, तीसरा चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में भी चेंज हो जाता है। ठीक है, चौथा क्या है? चेंज इन स्टेट।
अगर सॉलिड है तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड है तो गैस हो जाएगा। उसी तरीके से कुछ भी हो सकता है, लिक्विड से सॉलिड भी बन सकता है, सॉलिड से गैस भी बन सकता है। दैट इज चेंज इन स्टेट। एंड द लास्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। ठीक है, प्रिसिपिटेट क्या होता है? जब भी कभी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस बचता है, तो वही इनसोल्यूबल सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेट। ठीक है, द इनसोल्यूबल सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रिसिपिटेट। क्लियर है? तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या था? हम लोगों ने 5 चीज पढ़ा। इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, एंड द लास्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। इज इट क्लियर? अब बात आता है जो हम लोग केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या? हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। व्हाट आई एम सेइंग? द हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। थोड़ा सा लेंदी लगा? यस, ऑब्वियसली लेंदी है। तो हम लोग इसको सेंटेंस में ना बोल करके, ठीक है, जो हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म या फिर गिव अस वाटर, ये बोलने से जो हम लोगों को लेंदी लग रहा है उसको एक सिंपलाइज करने के लिए हम लोग जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसको एक सिंपल वे में लिखते हैं और उस सिंपल वे को बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या बोले हम? ये क्या है? एक मेथड है जिससे हम लोग केमिकल रिएक्शन को उसके फार्मूलाज और सिंबल के हेल्प से लिखते हैं। डेट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे अभी मैंने कहा था हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव्स अस वाटर। डेट मीन्स व्हाट? कि ये देखो, अब ये हम लोग का एकदम सिंपल वे में हो गया और ये पहले से जो लेंदी वाला जो था उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन इससे हम लोगों को मिल रहा है। ज्यादा इंफॉर्मेशन क्या मिल रहा है? ज्यादा इंफॉर्मेशन ये मिल रहा है कि कौन कौन सा सिंबल कहने का मतलब कौन सा एलिमेंट का कितना एटम जो है वो रिएक्ट कर रहा है, वो चीज का हम लोगों को यहाँ पता चल रहा है। दूसरा बात क्या है कि ये हम लोग इसको सिंपल वे में लिख सकते हैं। दैट्स व्हाई हम लोग केमिकल रिएक्शन को लेंदी ना लिख करके केमिकल फार्मूला के हेल्प से हम लोग लिखते हैं। डेट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। और हाँ, ये केमिकल इक्वेशन को जैसे मैंने अभी यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पर भी 2 लिखा है। डेट मीन्स व्हाट? हम लोग इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले कहा था कि जो भी केमिकल रिएक्शन हम लोग लिखते हैं उसको हम लोगों को बैलेंस करना पड़ता है। क्योंकि मैटर जो है वो ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, जितना एटम्स केमिकल रिएक्शन से पहले था, केमिकल रिएक्शन के बाद भी उतना ही एटम होना चाहिए, तभी जाके हम लोग का रिएक्शन जो होता है वो सही होता है। तो हमेशा हम लोगों को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ता है। अब बात आता है कि केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस्ड क्यों करते हैं? तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड इसलिए किया जाता है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, तो उसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करके लिखते हैं, जो कि सही भी है। क्लियर है? हीट के बेसिस पे टाइप ऑफ रिएक्शन का, हीट के बेसिस पे रिएक्शन का 2 टाइप्स होता है। पहला होता है एंडोथर्मिक, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक, देखिए बेसिकली 2 टाइप्स का रिएक्शन होता है। व्हाट? एंडोथर्मिक एंड सेकेंड वन इज एक्सोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक दैट मीन्स व्हाट? वैसा रिएक्शन जिसमें हम लोगों को एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? एक्सटर्नल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, सनलाइट। ठीक है, हीट, सनलाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जिसमें हम लोगों को हीट, सनलाइट या फिर
कुछ भी एक्सटर्नल एनर्जी जैसे इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड द सेकेंड वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रिएक्शन जब भी होगा ये रिएक्शन खुद ब खुद हो जाता है, साथ ही साथ जब रिएक्शन होता है तो उसमें हीट का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, तो उस तरह का रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इज इट क्लियर? हीट के बेसिस पे मेनली दो रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक दैट मींस व्हाट, जिसमें हम लोगों को एनर्जी या फिर हीट एनर्जी देना पड़ता है, और दूसरा एक्सोथर्मिक क्या, जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होता है। तो हम लोग इसको इंग्लिश में डिफाइन कैसे करेंगे? दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब in the process of reaction is called endothermic reaction, and the second one is exothermic reaction. वैसा reaction, those reaction in which heat is released, heat is evolved in the process of chemical reaction, that means what? Exothermic reaction. Is it clear? And the next one is the new topic is the types of chemical reaction. It is the main and important topic of this chapter. Understood? तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बेसिकली केमिकल रिएक्शन आर 4 टाइप्स। बेसिकली केमिकल रिएक्शन आर 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, ओके, एंड द थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट, and the fourth one is double displacement, displacement, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बेसिकली 4 टाइप्स होता है, फिर भी हम लोगों के बुक में एक 5वां जो दिया हुआ है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो हम लोगों को बेसिकली ये 5 को पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या? हम लोग 2 रिएक्शन को साथ साथ पढ़ते हैं, पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड सेकेंड वन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से हम लोगों को पता चल रहा है कॉम्बिनेशन। व्हाट डू मीन बाय कॉम्बिनेशन? कंबाइन करना, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक केमिकल्स कंबाइन करता है और एक न्यू केमिकल का फॉर्म करता है तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अगर डेफिनेशन का बात करें तो दोज रिएक्शन इन विच 2 or more substance react to form a single new substance, that means what? combination reaction। एग्जाम्पल की अगर बात करें, सेम एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, Mg+O2 that gives MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ 2 लगाएंगे बैलेंस करने के लिए, यहाँ भी 2 लगाएंगे, ठीक है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट किया और एक सिंगल न्यू सब्सटेंस का फॉर्म किया, तो हम लोग उसको बोलेंगे क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 सब्सटेंस रिएक्ट करके एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्म करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द सेकेंड वन इज डिकम्पोजिशन। व्हाट डू मीन बाय डिकम्पोजिशन? टूटना, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एक सिंगल सब्सटेंस टूटकर 2 या 2 से अधिक सिंपलर सब्सटेंस का अगर फॉर्म करता है तो हम लोग उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन दैट मींस, इसका एग्जांपल जो हम लोग अगर लेते हैं तो चलिए NaCl ले लिए, ठीक है। NaCl जब हम लोग लेते हैं और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, जब NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये क्या होता है? Na+ और Cl- में टूट जाता है, ठीक है। तो बेसिकली मेरा कहना क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? कोई भी सिंगल सब्सटेंस टूटकर 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस का फॉर्म अगर करता है तो हम लोग उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बेसिकली ये क्या? इलेक्ट्रिसिटी दी है इसमें, इलेक्ट्रिसिटी अगर हम लोग इसको दे रहे हैं तो ये किस टाइप का रिएक्शन होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन टाइप, ठीक है। किस टाइप का होगा? एंडोथर्मिक, क्योंकि हम लोग इसको एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं, उस रिएक्शन को कराने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी हम लोग दे रहे हैं, तो इसलिए
जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है सारा एंडोथर्मिक इन नेचर होता है। कैसा नेचर का होता है? एंडोथर्मिक इन नेचर। बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसको कराने के लिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराने के लिए हम लोगों को यहाँ पे 3 चीज देना पड़ता है। पहला हीट, द सेकेंड वन इज सनलाइट, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है उसका 3 टाइप्स होता है। पहला हीट की वजह से जो होता है वो, दूसरा सनलाइट की वजह से जो होता है, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो होता है। तो जो हीट की वजह से होता है, ठीक है, वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट के वजह से होता है उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। वैसा केमिकल रिएक्शन जो हीट के वजह से हो, ठीक है, दोज केमिकल रिएक्शन विच कैरिड आउट बाय द हीट, विच कैरिड आउट बाय हीट, ठीक है। अगर हीट देने से जो रिएक्शन हो रहा है दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। एंड द नेक्स्ट वन इज सनलाइट। अगर हम लोग कोई भी रिएक्शन अगर सनलाइट के देने से हो रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे क्या? लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे? फोटो डिकम्पोजिशन। क्लियर है? द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जब हम लोग कोई भी रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी पास करा के अगर होता है, कोई भी थर्मल डिकम्पोजिशन अगर रिएक्शन, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से अगर होता है तो हम लोग उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इज इट क्लियर? एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हीट देने से जो रिएक्शन होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट देते हैं तो वो CaO प्लस CO2 में टूट जाता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। सनलाइट देने से जो AgCl है, ठीक है, क्या है? AgCl। जब हम लोग इसको देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? Ag प्लस Cl2 में टूट जाता है, ठीक है। जब हम लोग इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे 2 लगाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वाला जैसे अभी हम लोग यहाँ पे पढ़े NaCl का, NaCl में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो Na प्लस Cl2 में टूट जाता है। जब बैलेंस करते हैं 2 लगाते हैं, यहाँ पे 2 लगाया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों का होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इज इट क्लियर? तो इसके बाद आता है एक चीज हम लोग फिर से समझ लेंगे, कॉम्बिनेशन क्या है। वैसा केमिकल रिएक्शन जो 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस रिएक्ट करता है और न्यू सब्सटेंस का फॉर्म करता है तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और वैसा रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस, एक सिंगल सब्सटेंस टूटकर 2 या 2 से अधिक सिंपलर सब्सटेंस का फॉर्म करता है तो हम लोग उसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन का 3 टाइप्स होता है। पहला थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकेंड वन इज फोटो डिकम्पोजिशन एंड लास्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। और जो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है वो हीट की वजह से होता है, फोटो डिकम्पोजिशन जो होता है वो सनलाइट की वजह से होता है, एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है। इज इट क्लियर? एंड द नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेस करना, उस किसी दूसरे का स्थान को जाके खुद ले लेना। इज इट क्लियर? डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स व्हाट? किसी दूसरे का स्थान को, ठीक है, जाके ले लेना, उसके जगह पे बैठ जाना और उसको कहीं दूर भेज देना। दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है, Na प्लस HCl, ठीक है। हम लोग का क्या हो जाएगा? रिएक्शन जो होता है इस टाइप से होता है। यहाँ हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा, यहाँ 2 लगाएंगे तो यहाँ पे 2 लगाना होगा, यहाँ पे 2 लगाना होगा बैलेंस करने के लिए। तो बात है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का। एक चीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये ध्यान रखना होता है कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है, आप लोग कोई मूवी देखे होंगे, ठीक है, उसमें 2 विलन होता है, 2 गुंडा होता है, डॉन होता है 2, ठीक है। जो पहला डॉन होता है, ठीक है, वो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है।
जो दूसरा डोन होता है वो थोड़ा सा कम पावरफुल होता है। तो क्या करता है, जो पहला डोन है दूसरे डोन को थोड़ा दबाने का कोशिश करता है, उसका एरिया में कब्जा करने की कोशिश करता है, उसको मार देना चाहता है, ठीक है, या फिर उसको भी अपना गुलाम बना लेना चाहता है, ठीक है। तो जो अधिक पावरफुल है वो कम पावरफुल वाला को अटैक करता है और उसका जो भी स्थान था वो खुद जाके कब्जा कर लेता है। तो इसी तरीके से यहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी होता है। जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। डिस्प्लेस करके जो वो सब्सटेंस था उसको अलग हो जाता है और दूसरा वाला के साथ खुद मिट जाता है। जैसे यहाँ पे सोडियम क्या है, हाइड्रोजन से अधिक पावरफुल है, इसलिए सोडियम क्या किया, हाइड्रोजन को हटाया और खुद उसका जगह पे जाके बैठ गया और हाइड्रोजन को अलग कर दिया। तो ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें हमेशा याद रखना कि जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो ऐसा कंडीशन में रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, इसका डेफिनेशन अगर हम लोग बोला जाए तो कैसे बोलेंगे, दोज रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर कंपाउंड is known as displacement reaction. Is it clear? And the fourth reaction is double displacement reaction. Fourth reaction is what? Double displacement reaction. ठीक है? Fourth reaction is what? Double displacement reaction. तो double displacement is what? इसमें भी डिस्प्लेस होगा, ठीक है, इसमें भी जगह बदली होगा, दूसरे का स्थान लेगा, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब क्या है, अदला बदली होगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग ले लेते हैं NaCl, ठीक है, प्लस H2SO4, सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों को जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो क्या फॉर्म्ड होता है, दोनों को जब रिएक्ट कराते हैं तो जो Na है वो इसका SO4 के साथ चला जाता है और जो इसका H2 है वो Cl के साथ। तो क्या न्यू कंपाउंड जो होगा वो क्या फॉर्म्ड होगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ठीक है। और जो सेकेंड कंपाउंड जो होगा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अब इसको हम लोग को बैलेंस करना है, सोडियम में 2 है तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, क्लोरीन 2 हो गया तो यहाँ पे 2 लगाइए, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, SO4 सारा क्लियर है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में आप लोग ध्यान से देखिए, इस रिएक्शन में बेसिकली क्या चीज है, एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन, वो अपने आयन्स को बदल रहा है, अपना पॉजिटिव बोला नेगेटिव के साथ, पहले का पॉजिटिव बोला दूसरे का नेगेटिव के साथ चला जा रहा है, और दूसरे का पॉजिटिव बोला पहले के नेगेटिव के साथ चला जा रहा है। दैट मीन्स व्हाट, अदला बदली कर रहा है, क्लियर है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, those reaction in which exchange of ion take place is known as double displacement reaction. Is it clear? And the next one is, ये 4 रिएक्शन, बेसिकली 4 रिएक्शन होता है। ये 5वां जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है ये होता क्या है, ये ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल के बारे में बात है, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बात किया जाता है इस दोनों रिएक्शन में। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम लोग वैसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होता है। तो उस तरह का रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड द नेक्स्ट वन इज रिडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन, रिडक्शन क्या है, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता है या फिर ऑक्सीजन रिमूव होता है, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। अगर दोनों साथ साथ हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है एक ही केमिकल रिएक्शन में, तो उस तरह का केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसका रेड लिया जाता है और इसका ऑक्स, रेड मीन्स रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो उस तरह का केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। इज इट क्लियर? एंड अब इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है ऑक्सीडेशन से हम लोगों को क्या क्या इफेक्ट होता है, क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम लोगों को जानना है।
तो बेसिकली ऑक्सीडेशन से हम लोगों को दो प्रभाव आता है, एक होता है कोरोजन, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, ये कोरोजन है क्या, ठीक है, कोरोजन क्या है? तो देखिए हम लोग अपने आसपास में देखते हैं क्या, जो भी लोहा का मटेरियल जो है, फिर जो भी मेटल्स है, वो धीरे धीरे क्या होता है, जंक लगने लगता है उसमें ना। तो ये जो जंक लगने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, कोई भी मेटल हो, आयरन हो, कॉपर हो या फिर सिल्वर हो, तो इस तरह का कुछ भी मेटल्स हो, तो उसमें धीरे धीरे क्या होता है, जंक लगने लगता है। जैसे हम लोग सिल्वर का बात करें तो उसमें काला कलर आ जाता है, क्या बोलते हैं। आयरन का अगर बात करें तो उसमें ब्राउनिश कलर का आ जाता है, ठीक है। अगर कॉपर का बात करें तो उसमें ग्रीन कलर का आ जाता है। तो इस टाइप का हम लोग का आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं? कोरोजन। द स्लो प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटेन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल, ठीक है। वैसा प्रोसेस जिसमें मेटल धीरे धीरे क्या होता है, खराब होने लगता है। किसके वजह से? एयर के वजह से और केमिकल के वजह से, मॉइस्चर की वजह से। क्लियर है? तो उसको हम लोग बोला जाता है कोरोजन। ये कोरोजन जो है, इसके बारे में हम लोग 3rd चैप्टर में भी पढ़ेंगे, मेटल एंड मेटल में। तो हम लोग इसमें भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ये जो कोरोजन है, इसका होने का क्या क्या कारण है, ठीक है। होने का जो कारण है, जरूरी चीज है, जो रिक्वायरमेंट है, वो क्या क्या है? तो सबसे पहला मॉइस्चर होना चाहिए, सेकेंड वन इज एयर होना चाहिए, ठीक है, द लास्ट वन इज केमिकल। ये तीनों में से कुछ भी आ जाता है तो ये मेटल जो है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो इसको आप बचाया कैसे जाए, ठीक है। ओबियसली हम लोग बचाते भी हैं बाय अप्लाइंग पेंट, बाय अप्लाइंग ग्रेस, बाय अप्लाइंग ऑयल, ठीक है, या फिर दूसरे मेटल का परत चढ़ा के, जिसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग, ठीक है। दूसरे मेटल का मतलब अगर जिंक का परत चढ़ाते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। द प्रोसेस इन विच क्या, जिसमें हम लोग जिंक का परत चढ़ाते हैं कोई भी मेटल्स में, तो उसको हम लोगों को बोला जाता है गैल्वेनाइजिंग। क्लियर है? या फिर टिन प्लेटिंग करके, एलॉय बना के। अब एलॉय क्या होता है? या दो से अधिक मेटल को मिलाने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एलॉय। या फिर दो से अधिक नॉन मेटल को मिलाने से जो न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं एलॉय। इज इट क्लियर? तो एलॉय बनाने से भी हम लोगों का जो कोरोजन है वो रुक जाता है। तो अभी हम लोगों ने सीखा कोरोजन क्या होता है, कोरोजन किसके वजह से होता है, एंड लास्ट वन इज कोरोजन को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। अब बात आता है हम लोगों का रेंसिडिटी, ठीक है। ये रेंसिडिटी है क्या? रेंसिडिटी हम लोग किसको बोलते हैं? रेंसिडिटी कहने का मतलब बस सिंपल सा बात ये है कि जब हम लोग देखते हैं घर में जो खाना जो है बच जाता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फ्रीजर में रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो खराब ना हो। लेकिन अगर हम लोग उसको फ्रीजर में नहीं रखते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उसमें 12 घंटे के बाद या फिर 24 घंटे के बाद देखिएगा उसमें एक अनप्लीजेंट स्मेल आने लगेगा, ठीक है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। तो वो अनप्लीजेंट स्मेल, अनप्लीजेंट टेस्ट, ठीक है, जो होता है वो किसके वजह से होता है? यही है उसका कारण। देख लीजिए क्या है ये, रेंसिडिटी, ठीक है। तो रेंसिडिटी से जो फूड होता है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। जो ऑयली फूड होता है, फैट्स वाला फूड होता है, वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो वो किसकी वजह से होता है? रेंसिडिटी की वजह से। ये रेंसिडिटी के लिए जो जरूरी चीज है वो क्या क्या है? सबसे पहला है लाइट। लाइट के वजह से भी एक जो है रेंसिडिटी होता है, खाना जो है खराब होता है। दूसरा, टेम्परेचर अधिक होने की वजह से भी खाना खराब होता है, ठीक है। और तीसरा चीज क्या है, लंबे समय तक के लिए अगर हम लोग रख दे तो भी वो खाना जो है खराब होने लगता है। तो ये जो भी चीज है, ये सब को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। ये जो भी चीज है इसको हम लोग को बचाना है, तो हम लोग जो भी फूड आइटम्स है उसको कैसे बचाएंगे? तो आप लोग जो है
वो लेज खाए हैं कभी, कुरकुरे खाए हैं कभी? बिल्कुल ओबियसली खाए होंगे। उस लेज में क्या होता है, आप लोगों को 2 रुपए का लेज मिलता है और 8 रुपए का गैस, और लेज का दाम कितना लगता है आप लोगों को? 10 रुपया। ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें जो गैस होती है वही वो 2 रुपए का जो चीज़ है उसको वो बचा के रखती है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब बस यही है कि ये जो ऑक्सीजन को जो है उसका संपर्क तोड़ने के लिए उसमें गैस भरा जाता है। ठीक है, कोई भी गैस को हम लोग नहीं भर सकते, उसमें सिर्फ नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। तो नाइट्रोजन गैस के साथ अगर हम लोग कोई भी खाना को अगर पैक करते हैं तो खाना जो है लंबे समय तक के लिए रहता है। और कोई भी खाना को हम लोग पैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसको तो हार्डली हम लोग 12 घंटा तक में उसको ख़त्म ही कर देते हैं। और अगर ख़त्म नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या में रखते हैं? फ्रिज में रखते हैं। ठीक है, फ्रिज में रखते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, तो जिससे कि वो ख़राब नहीं होता है। तो मेरा जो फर्स्ट एग्जांपल था वो लेज और कुरकुरे वाला, तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस के साथ पैक्ड कर दिया जाता है जो भी फूड आइटम है उसको, इसीलिए वो लंबे समय तक के लिए 1 महीना 2 महीना 6 महीना तक भी वो खाना जो है, मतलब जो लेज है या फिर कुरकुरे है, वो खराब नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग नाइट्रोजन गैस के साथ पैक्ड करेंगे तो खाना जो है लंबे समय तक के लिए सुरक्षित रहेगा। दूसरा क्या है, एयर टाइट कंटेनर में अगर रखते हैं, जो एयर टाइट कंटेनर होता है उसमें अगर ऑक्सीजन का संपर्क नहीं होगा तो खाना जो है जल्दी खराब नहीं होता है। और एयर टाइट कंटेनर हो गया। तीसरा, फ्रिज में अगर रख देते हैं, फ्रिज में क्यों? क्योंकि फ्रिज का टेम्परेचर जो है हम लोग कम, मतलब फ्रीजर में क्या होता है, टेम्परेचर कम रहता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होता है, खाना जो है खराब नहीं होता है। ठीक है, और सनलाइट से अगर हम लोग दूर रखेंगे तो भी खाना जो है सुरक्षित रह सकता है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, जो हम लोग खाना को सुरक्षित रखने के लिए या फिर एसिडिटी को रोकने के लिए हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं। तो आई होप ये चैप्टर जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन क्या है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उसके बारे में पढ़े, केमिकल इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़े, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड क्यों किया जाता है उसके बारे में पढ़े। ठीक है, केमिकल इक्वेशन के बाद हम लोग ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बारे में पढ़े। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम लोगों ने मेनली 4 टाइप्स पढ़ा, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, फिर रिडॉक्स के बारे में पढ़ा, और फिर ये जो ऑक्सीडेशन है वो हमारे डेली लाइफ में कैसे अफेक्ट करता है उसके बारे में पढ़ा। ये 2 तरीके से करता है, पहला है कोरोजन, दूसरा है रेसिडिटी। कोरोजन में भी हम लोग पढ़े कि कोरोजन क्या चीज़ है, कोरोजन क्या चीज़ की वजह से होता है और कैसे हम लोग इसको रोक सकते हैं। रेसिडिटी में भी हम लोगों ने वही चीज़ को पढ़ा कि रेसिडिटी क्या चीज़ है। ठीक है, रेसिडिटी को कैसे रोक सकते हैं और रेसिडिटी होता किस वजह से है। तो ये सारा चीज़ एक ही वीडियो में आप लोगों के लिए प्रस्तुत है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो जो है पसंद आई होगी, और पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को दबाइएगा तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन लोगों के लिए ये हेल्पफुल हो जाए। और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। ठीक है, तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।